नेता अपने आप को ये मानते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी हैं। मेरे को बड़ी कहते हुए लज्जा आती है कि ब्यूरोक्रेट्स उनको कुछ नहीं समझते। मेरी नज़र में जो सबसे पहला मुद्दा है उदयपुर के लिए आज की तारीख में, वो है पीने के पानी की समस्या। हम उद्योग जी गुजरात के नंबर की गाड़ी आई, पुलिस वालों ने रोकी। सही तो वास्तव में टूरिस्ट को इतना परेशान करना भी ठीक नहीं कि टूरिस्ट से ही उदयपुर जिलों की नगरी है, इसका विकास ही उसी से होता है। क्या ऐसा कोई प्रावधान कानून के अंदर संशोधन है क्या कि वो ऑन ड्यूटी रहते हुए रिजाइन करके और इसको किसी अन्य राजनीतिक दल के अंदर जाके उसका फायदा होगा? आज आपका पुलिस वाला पकड़ लेता, कागज निकल, कागज के नाम पे कोई लूट मार चालू होता है। इन चीज़ों को देखें। उदयपुर में जिलों की नगरी है, तो इसको लेकर भी नई प्रतिभा के लिए कुछ न कुछ प्रयास किए जा सकते हैं। आइए हम चालू कर रहे हैं प्रेस वार्ता। हमारे साथ सारे पत्रकार ही बैठे हैं, लेकिन हमारे वरिष्ठ पत्रकार और संरक्षक शांतिलाल जी मेहता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही गौरव की बात हमारे लिए भी है। तो आदरणीय मेहता साहब, आज सारे पत्रकार बैठे हैं आपके साथ, तो आप बताइए गवर्नमेंट से क्या क्या आपकी अपेक्षाएं हैं, या आप ब्यूरोक्रेसी के बारे में या अधिकारी काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी दी। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने एक बहुत अच्छा समय चुना है और एक समीचीन वार्ता के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मेरा निवेदन ये है कि जितने भी नेता चुने जाते हैं और जब चुने जाते हैं तब उनकी स्थिति बिल्कुल अलग होती है। उनमें विनम्रता होती है, उनमें गरज होती है, लेकिन चुनाव के बाद जब वो जीत कर जाते हैं तो हमारी स्थिति ये होती है कि हम याचक बन के उनके सामने बैठे रहते हैं। हालांकि वो बात सुनते हैं, लेकिन उस बात को वो पूरी नहीं करा पाते हैं। इसका महज कारण ये है कि उनकी ब्यूरोक्रेसी के सामने बिल्कुल नहीं चलती। पब्लिक में वो कितने ज़ोर से बोल दे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी इतना हावी है कि उनकी बात को वो सुनते नहीं हैं और वो अपनी मनमर्जी से करते हैं। मैं कोई राजनीति की बात नहीं करना चाहता, ना मुझे किसी की बुराई करनी है, सांसद की या किसी की, लेकिन यदि वो चुन के आए हैं और उन्होंने उस कार्यावधि में कार्य नहीं किया है तो निश्चित रूप से वो जनता को जवाब देने के हकदार हैं, उनको देना पड़ेगा। अगर नहीं देते हैं तो वो गुनहगार हैं, जवाबदेही बनती है उनकी। ऐसे ही मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि कलेक्टर हुए या एसपी हुए या कोई भी बड़े अधिकारी हुए, उनके कमरे के बाहर बोर्ड लगा रहता है कि आम जनता को मिलने का समय 1:30 से 2 या 1 से 2, केवल 1 घंटा पर्याप्त है। एक आदमी कोटरा से आ रहा है, अपनी खेती बाड़ी का काम छोड़ के आ रहा है, पैसे लगा के आ रहा है और यहाँ आए तो कल साथ मीटिंग में बैठे हैं। तो ये मीटिंग, दिन भर मीटिंग के नाम से जो कार्यवाही चलती है उससे जनता की सुनवाई होती नहीं। दूसरा, गुड गवर्नेंस नहीं है इनकी बिल्कुल। एक जयपुर में बहुत बड़ा विभाग है, प्रशासनिक सुधार विभाग, और दूसरा है कार्मिक विभाग, जो इन आईएएस अधिकारियों को कंट्रोल करता है, लेकिन वो इतना लापरवाह विभाग कह सकता हूँ मैं कि जो आदेश तो निकालता है कि उसका फॉलोअप नहीं लेता है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने कितने ही आदेश निकाले, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन उनके आदेश को ये लोग अपने जूते के तले में रखते हैं। और आप पूछ भी लो उनको जाकर के कि साहब ये आदेश ऐसा निकला है, जाइए उनसे ही बात करिए। आप ऐसा व्यवहार उन लोगों का है, तो आखिर जनता कहाँ जाएगी? जनता किसके सामने अपना दुख रोएगी? और जनता तो वैसे ही परेशान है। भले ही कहने में लोकतंत्र कहा जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये दास्ता और गुलामी से भी गया गुजरा लोकतंत्र है। इसको हम कैसे लोकतंत्र कह सकते हैं? या तो आप लोकतंत्र की परिभाषा ही बदल दो ताकि हमें महसूस तो करेगा आज भी गुलामी में है, और गुलामी में जीना भी मैं सोचता हूँ शायद इससे बदतर नहीं होगा। वैसे मेहता साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई है, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, कोई भी सरकार आएगी उसकी जिम्मेदारी से काम कराना। अगर वो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो अधिकारी के खिलाफ जो भी शिकायत लेके आता है तो संबंधित जो सरकार है या कलेक्टर बैठा है, ऊपर शिकायतें क्यों नहीं जाती उनके प्रति? बिल्कुल, इसी बात प्रशासनिक सुधार विभाग ने ये दे रखा है कि प्रत्येक लेटर का आपको संधारण करना है, जवाब देना है। मैं प्रत्यक्ष बताता हूँ आपको कि यहाँ उदयपुर के एडीएम, जिनसे मैंने आरटी में एक सूचना मांगी कि मैं जो मेल कर रहा हूँ आपको, उन पत्रों को आप संधारित कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, उन्होंने आरटी में जवाब दिया मेरे को
कि मेल से आने वाले पत्रों को हम संधारित नहीं करते और विभाग का आदेश ये संधारित करना है। अब मैंने उनको प्रशासनिक सुधार विभाग को शिकायत की कि ये उन्होंने जवाब दिया है, तो उन्होंने इसी को जांच अधिकारी बना दिया। यानी आप देखिए इन लोगों के में इनकी जो नेचर है ना किस तरह की है। आप जांच उसी आदमी को सौंप रहे हैं जो शिकायत कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आप दूध की रखवाली पे बिल्ली को बैठा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। हर व्यक्ति का जवाब मिलना चाहिए। आदमी आप संधारित क्यों नहीं करते हैं? इसका मतलब ये है कि आप जानबूझ करके जनता का काम नहीं करना चाहते हैं और अंदर जो भी भ्रष्टाचार व्याप्त है उन लोगों के काम हो रहे हैं। मैं बहुत खुलेआम बोल रहा हूँ। तो हमारा ये एक इस चर्चा का विषय ये रखा गया अभी हम ये जानना चाह रहे हैं कि भाई जो आगामी सरकार जिसकी भी बनती है, हम उन सांसदों से क्या उम्मीद लगा सकते हैं, चूँकि हम जिलों की नगरी के अंदर बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ प्रमुख जिलों का विषय रहता है कि जिलों के अंदर पानी कम है। एक ज़माना हुआ करता था जब 2 समय पानी निरंतर आता था यहाँ पे हर घर के अंदर। आज की तारीख के अंदर ये समस्या पैदा हो रही है कि कई बस्तियों के अंदर जहाँ गरीब परिवार होते हैं वहाँ पे 3-3 दिन में उनको एक बार पानी आती है, सप्लाई आती है। और एक अरावली जो हमारा शहर अरावली पर्वतशिला से इस ढंग से बसा हुआ है तो उसकी एक अलग ही खूबसूरती बनी आती है। तो यहाँ पे एक जो क्षेत्रीय समस्या हम लोगों की जो है ये नज़र आती है कि इसके अंदर पहाड़ियाँ भी काटी जा रही है और झीलों का सही ढंग से संरक्षण नहीं हो पा रहा है, पानी का संरक्षण सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। उदयपुर में अभी जो ऊपर जो डैम बने हैं उसमें भरपूर पानी मान लो भरा रहता है और जब भी उदयपुर की झीलें खाली होती है तत्काल वो पानी ला करके झीलें भर देते हैं। बावजूद स्थिति ये है कि पिछले 1 सप्ताह में नल नहीं आ रहे हैं, पानी खराब आ रहा है, मटमेला आ रहा है, सीवरेज मिला हुआ आ रहा है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये पानी आप किसके लिए ला रहे हैं, किसके लिए ला रहे हैं? क्या किसी विशेष रूप से किसी को लाभ पहुँचाने के लिए या आम जनता के लिए? तो ये इसके ऊपर यदि स्थानीय विधायक ध्यान नहीं देते हैं तो वो जनता के हितैषी नहीं माने जा सकते। प्रशासनिक सुधार समिति के बारे में अपन माने वो एक तो बोलते हैं नाखून विहीन और दंत विहीन डिपार्टमेंट है। इसके मतलब अधिकार तो दिए पर ऐसे अधिकार दिए कि उसके ऊपर चाबुक रख सके, उसको कर सके। तो ये इसका सुधार होगा कैसे? अब आप बैठे हैं, आप हर चीज़ को समझते हैं इस चीज़ के अंदर, तो इसका सुधार होगा कैसे? ऐसे डिपार्टमेंट क्यों ना खत्म कर दिया जाए? बिल्कुल, ये तो मैं आप कह रहे हैं, मैंने तो उनको लिख के भेजा है कि यदि ये सक्षम नहीं है तो इस विभाग को बंद कर दे, क्योंकि उसमें करोड़ों रुपए लग रहे हैं, 1 महीने के करोड़ों रुपए। इतने बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं वहाँ पे और ढेर सारे डिपार्टमेंट। जब आप नहीं कर सकते तो हमारे ऊपर बार क्यों? और जो भी रूल बनते हैं तो उसको अगर मान लो ब्यूरोक्रेसी फॉलो नहीं करता है तो जिम्मेदारी नेता लोगों की है। नेता लोग ये थोड़ी क्या बच सकते हैं कि अगर के साहब ये हमको नहीं मानते तो ये सबसे दुर्दशा वाली आदमी आप बात आपके लिए है। मैं हिमांशु परियार। आज की वार्ता हमारी उदयपुर के लालघाट स्थित है। जैसे कि हमारे आदरणीय शांतिलाल जी मेहता साहब ने बताया था कि विभाग को लेकर जो आपने अभी कई मुद्दे उठाए थे और कई मुद्दे आपके द्वारा उठाए गए हैं, तो क्या हम इस मुद्दों को लेकर जो सरकारी विभाग पर अभी आरोप प्रत्यारोप हम जो अपना तर्क रख रहे थे, तो इसी उपलक्ष्य में मैं अपनी बात रखना चाहूँगा कि जैसे अभी जो चुनाव हुआ था उसमें हमारे ही उदयपुर के पूर्व पर उदयपुर के कलेक्टर साहब खड़े हुए थे। उन पर एक टिप्पणी हो रही है कि वे कांग्रेस को लेकर अपनी ज़्यादातर कार्यकारिणी को लेकर उसमें जागरूक थे, तो कोई भी उसमें लेकर आता तो ऐसे कह सकते हैं कि वो खुद अपने वार्ता में उसको जागरूक करते हैं कि भाई मैं कांग्रेस की मतलब कांग्रेस को लेकर वे ज़्यादा जागरूक है। तो क्या ये आरोप लगा सकते हैं कि कोई सरकारी विभाग राजनीतिक तंत्र के आधार पर या उनके हाथों के आधार पर कठपुतलियों जैसे काम कर सकता है? सबसे पहली बात तो ये कि अशोक जी गहलोत बिल्कुल खास थे। उनको लगाया ही उदयपुर इसलिए कि आने वाले समय आपने ऐसे चुनाव लगा, पाली के पास के रहने वाले थे। जब भी कोई ज़्यादा काम लेके तो हाँ बिल्कुल दूसरी तरह बात कर, जैसे कि नेता किसको डील करता जनता से वैसे डील करते थे। दरवाजे हर समय उनके खुले रहते थे, हाँ ये क्या काम है। उनका अधिकतर कोटड़ा मिशन चला, आपने सबने देखा कोटड़ा के अंदर बहुत सारा काम किया उन्होंने। उनको मालूम था कि आने वाले फ्यूचर मुझे यहाँ से जीतना है, मुझे काम करना, मुझे टिकट फाइनल था उनका बिल्कुल, ये फाइनल उन्हीं को मिला। उन्होंने वहाँ काम भी किया। उसके बाद उदयपुर के अंदर कांग्रेस की बहुत बड़ी मीटिंग हुई, उस ताज पैलेस अरावली जो होटल थी उसके अंदर, उसका मैनेजमेंट सारा इन्होंने किया। तो वो उनके चुनाव के अंदर वो सारी चीज़ें नजर आई। इन्होंने अपना लिखा कि मैंने यही काम है उदयपुर के अंदर, यही काम किए। नीमच माता की पहाड़ी एकमात्र पहाड़ी बची हुई, इसको इन्होंने बर्बाद कर दी। और दूसरा
ये ज़मीन शिक्षा विभाग की है, SIRT की, जहाँ मैंने नौकरी की है। SIRT से इन्होंने ज़मीन खरीदी 820 स्क्वायर मीटर 84 लाख में। तो मैंने उनको एक बात कही, साहब इसका 1 करोड़ रुपया सालाना आप ले रहे हो UIT वाले, तो आप एक काम करोगे 84 लाख रुपए हमको मत दो, आप ये 1 करोड़ रुपया हमारे शिक्षा विभाग में दे दो आप, तो हमारा शिक्षा विभाग चलेगा। तो उन्होंने नहीं माना। अब 1 करोड़ रुपया तो UIT लेगी और हमको 84 लाख में कटोरा पकड़ा के अब 6 महीने बाद UIT वाले ये लिख रहे हैं कि ये ज़मीन तो हमारी है, इसलिए हमने जो 84 लाख रुपए दिए वो हमको वापस दो। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। तो जब एक आदमी कोई जागीरी खरीदता है तो उसके दस्तावेज तो देता है कि नहीं देता है। आप भी कोई दुकान मकान खरीदते हैं अपन, तो उसके दस्तावेज तो देते हैं। तो SIRT ने कोई दस्तावेज तो दिए होंगे, UIT ने लिए होंगे। और अब यदि वो कह रहे हैं तो अब कैसे साबित करें कि ज़मीन हमारी है? तो न तो UIT जवाब दे रही है, न SIRT जवाब दे रही है। और यह अभी भी बता रहे हैं कि वहाँ पे खड्डे थे और जाड़ जंग खड़े। एक और ये जानने आया कि ये IAS लॉबी जो है, ये तो पहली बार यहाँ का उदाहरण नहीं है जहाँ पे IAS लॉबी ने किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन करके चुनाव लड़ा है। ये तो इंडिया अपने भारतवर्ष के लेवल के ऊपर काफ़ी सारे ऐसे IAS लॉबी है जो कई अन्य पार्टियों के अंदर जुड़ के भी चुनाव लड़ रहे हैं आज की तारीख में। तो ये इसका क्या कोई ऐसा प्रावधान है कि कोई पार्टी उनको ले सकती है, या अपनी स्वेच्छा से ये अपने हिसाब से ही गाल मेल करके और ये लोग इसको चला लेते हैं? क्या ऐसा कोई प्रावधान कानून के अंदर संशोधन है क्या कि वो ऑन ड्यूटी रहते हुए रिजाइन करके और इसको किसी अन्य राजनीतिक दल के अंदर जाके उसका फायदा उठा सकते हैं? वैसे तो संविधान में तो सबको अधिकार है, स्वतंत्र है, क्योंकि अपने जितने भी नहीं, ऑन ड्यूटी रहते हुए जो अभी सेवानिवृत्त होने की बात तो करते हैं वो तो ठीक है, हाँ। लेकिन सेवा में रहते हुए सरकारी कामकाज कर रहे हैं, है ना, उसके अंदर रहते हुए क्या कि वो रिजाइन करके हो, ऐसा कोई प्रावधान है या ऐसा कोई संशोधन ऐसा कानून के अंदर है? प्रावधान दरअसल में अभी फिलहाल मेरे जानकारी में नहीं है, लेकिन ये पूर्णतया गलत है। क्योंकि आदमी आपके घर में बैठ करके आपके घर का सारा राज जान करके फिर वो नेतागिरी में आएगा तो आपको तो बर्बाद करेगा। यही मेरी तो ये अगर मान लो संविधान में है कि वैसा कर सकता है तो निश्चित रूप से उसको बदलना चाहिए। आप सेवानिवृत्ति पूरी तरह से ले लें और उसके बाद में आप खड़े हो तो आप एक नागरिक हो जाते हैं। लेकिन अभी आप रिजाइन करके आ रहे हैं तो आप तो सर्वेंट हैं, आप कैसे अपने आप को नागरिक, स्वतंत्र नागरिक कैसे मान रहे हैं? तो अगर ऐसा है तो ये प्रोसेस गलत है। मेरी नज़र में जो सबसे पहला मुद्दा है उदयपुर के लिए आज की तारीख में, वो है पीने के पानी की समस्या। हम झीलों के शहर में रहते हैं। उदयपुर शहर को प्रकृति ने सौगात दी है, ढेरों झीलें हैं हमारे पास। शहर के आसपास ही अगर झीलों की बात की जाए, पिछोला झील है हमारी, सागर झील है हमारे पास में, गोवर्धन सागर झील है हमारे पास में, उदय सागर झील है हमारे पास में। उसके बावजूद उदयपुर शहर की जनता को 2 दिन में एक बार पानी सप्लाई किया जा रहा है। मतलब झीलों के शहर में ही लोग प्यासे हैं। बावड़ियों का शहर भी बोल सकते हो, बावड़ियों का शहर। और एक और बात भाई साहब ने बहुत बड़ी बात बोली है, उदयपुर शहर बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है, घाटों का शहर भी कहा जाता है। जितने घाट हैं बनारस के बाद में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा घाट हमारे शहर उदयपुर में है। घाटों का शहर है, बावड़ियों का शहर है, झीलों का शहर है, फिर भी प्यासा है। तो क्या वजह है कि आखिर ये जो रुकावट आ रही है, तो इसको देखेगा कौन और इसमें कैसे अपन सुधार ला सकते हैं? हम जी बेसिकली पीने की पानी की समस्या को कभी भी जो प्रमुखता मिलनी चाहिए वो कभी मिल ही नहीं पाई मेरे ख्याल से। सब लोग कहते हैं झीलों का शहर है, पानी आ रहा है। अब आप ये देखिए कि आपने और हमने ही, और आप तो बरसों देखा है, शांतिलाल जी भाई साहब ने भी, कि उदयपुर शहर में सुबह शाम पानी आता था। अब लोग कहेंगे जनसंख्या कम थी उस समय। हाँ, जनसंख्या कम थी, लेकिन पानी तो तब भी उतना ही दिया जा रहा था, और अब तो 2 दिन में एक बार दिया जाता है। क्या सर? तो जनसंख्या वाला तो मेरे को क्षेत्र है सर जहाँ पे 5 दिन में एक बार पानी आता है। देखिए, वैसे दावा तो प्रशासन ये कर रहा है कि उपनगरीय क्षेत्रों में 2 दिन में एक बार 2 घंटे दिया जा रहा है। मेरे ख्याल से 2 घंटे नहीं, आप प्रैक्टिकली भी जाके फील्ड में पता कर सकते हैं, बमुश्किल 1 घंटा। शहर में जो वॉल सिटी है, इसमें पहले जलदाय विभाग पानी सप्लाई करता था, स्मार्ट सिटी ने लाइन चेंज करी, और स्मार्ट सिटी और जलदाय विभाग एक साथ कोलैबोरेट करते हुए वॉल सिटी में पानी दे रहा है। बाकी जो शहर के जो दूसरे इलाके हैं वॉल सिटी को छोड़ के, वॉल सिटी तो बहुत छोटी, वॉल सिटी तो बहुत छोटी, वॉल सिटी तो बहुत छोटी, 18 वार्डों की वॉल सिटी है।
वॉल सिटी के बाहर पूरा उदयपुर बसा है जी, ठीक है सर। और वहाँ पर 2 दिन में एक बार पानी वो जलदाय विभाग सप्लाई कर रहा है। और इसमें मेरे ख्याल से जो अप्रोच की कमी यहाँ के नेताओं में अप्रोच की कमी, क्योंकि कभी भी उन्होंने पानी की समस्या को कभी वैल्यू ही नहीं दी, ठीक है। आपने कोई प्लान ही नहीं बनाए। अब प्लान की बात करूँ तो उदयपुर शहर में जो दूसरे नंबर पर जो जहाँ से पानी आ रहा है हमारे शहर में, जयसमंद से आता है। जयसमंद की जो लाइन है मेरे ख्याल से 25 साल पुरानी हो, ठीक है साहब। उसका टेंडर भी हो गया मेंटेनेंस का। अब आप ये देखिए कि आप जयसमंद है, उदयपुर शहर तो ऊंचा, जयसमंद है नीचा। आपको पंप से पानी देना पड़ता है। पाइपलाइंस पुरानी हो गई, नया टेंडर हो गया कि मेंटेनेंस का नया पाइप भी बिछाएंगे। लेकिन दिक्कत वही आती है कि गर्मियों के दिनों में जो पंप पानी सप्लाई कर रहे हैं जयसमंद से यहाँ तक, मेरे ख्याल से 2 बड़े पंप हैं, छोटे पंप और भी हो सकते हैं, लेकिन 2 बड़े पंप गर्मी में हाफ जाते हैं बस। और वही दिक्कत फिर कभी कभी गर्मियों में 3 दिन में एक बार पानी सप्लाई, 4 दिन में एक बार पानी सप्लाई। तो कोई एक बड़ा प्लान, बड़ा विज़न लाया ही नहीं। अब आप ये देखिए कि शहर को जो पानी सप्लाई करने वाली जो सागर में जो पानी आ रहा है, बिछोला में जो पानी आ रहा है, उसमें देवास का, गोराना का, मानसी वाकल का, मादड़ी डैम का बहुत बड़ा योगदान है। और काफ़ी सारा पानी हमारे पास में है, बहुत ही शुद्ध पानी, जयसमंद से भी अच्छा पानी। आपको स्वयं भाई साहब देख के आए हैं, अंकल देख के आए हैं। तो वो जो पानी है शहर से बमुश्किल 7 किलोमीटर दूर कोड़िया टनल तक सीधे ही ग्रेविटेशनल फोर्स से आ रहा है। आपको कोई मेरे ख्याल से पंप नहीं लगाने हैं। ये किया कि जो उपनगरीय इलाकों में जो गार्डन्स के लिए जो जगह आरक्षित थी, उन गार्डन्स को आपने बेच डाला बाजार। आपने गार्डन्स तक बेच डाले, आपने गार्डन्स की व्यवस्था नहीं रखी। पिछले 5 सालों में यहाँ के नेताओं, यहाँ के जो तथाकथित जो उदयपुर के नामलेवा हैं, उन लोगों ने भी वृक्षारोपण के नाम पर सिर्फ फोटो ऑप्स किए हैं। एक फ़ोटो खींच जाए और अखबार में आ जाए, मीडिया में आ जाए, लेकिन शहर में वृक्षारोपण के नाम पर कुछ खास देखने को नहीं मिला। शहर के अंदर हमने अभी तक, एक तो ऑटो के जो किलोमीटर वाइज किराए हैं उस पर कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि सब लूटा जाता है ऑटो में। 5 किलोमीटर के कहीं आपको 200 से 250 रुपए देने पड़ रहे हैं। मैं खुद 2 बजे 3 बजे से 200 रुपए 300 रुपए 400 मांगे जाते हैं। मैं खुद भुगत भोगी हूँ। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, आरके सर्कल से सेक्टर 14 जाने के लिए 500 रुपए लिए गए ऑटो। बिल्कुल ठीक है सर, 500 रुपए, तो ये तो 50 रुपए किलोमीटर हो गया। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ये हम, क्योंकि हम यहाँ के निवासी हैं जो हम भुगत हैं, लेकिन यहाँ जो पर्यटक आते हैं, आप सोचिए उन पर्यटकों के साथ कितना बुरा बर्ताव करते हैं लोग। और ये जो ऑटो चालकों की स्पेशली बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उनका बसों से तो काफ़ी कम काम पड़ता है बसेस से, लेकिन पर्यटकों का काम ज़्यादातर पड़ता है वो ऑटो चालकों से ज़्यादा पड़ता है। देखिए इस पे, और इन्होंने इस जंग का, रात को जैसे ही 10 बजती है, 10 बजने के बाद में इनकी मन मर्जी शुरू हो जाती है सुबह 7 बजे तक। अब जो पर्यटक आता है वो अधिकतर जो बसेस की और ट्रेन के टाइम में वो इसके मध्य ही आते हैं। अब उसके अंदर वो कई बार शिकायत आती है कि एक या 2 किलोमीटर जाने के वो 700 रुपये 800 रुपये तक का किराया भाड़ा ले लेता है। अब आप ये देखिए कि उदयपुर जाएगा कहाँ, किससे शिकायत करेगा? उदयपुर का आधारभूत है, आधारभूत जो आर्थिक जो आधार है वो है पर्यटन, और पर्यटन के पर्यटकों का जो कन्वेंस है उसका ही अनुभव बहुत बेकार है। भाई साहब कुछ कह रहे थे कि हमने प्रीपेड व्यवस्था शुरू की थी। एक प्रीपेड व्यवस्था उदयपुर पुलिस से चालू की थी, आज व्यवस्था का कुछ पता ही नहीं। खत्म हो गया। देखिए अभी रिसेंटली विधायक महोदय भी मिले, कोई भी चीज चालू होती है महीने 2 महीने बाद गायब हो जाता है। आपने प्रीपेड सेवा का बताया, वो सभी चीजें यथावत है, बट उसके अंदर कर्मचारी नहीं है। वो नहीं होने का कारण क्या है? देखिए 2 महत्वपूर्ण बातें। एक तो ये कि जैसे अभी बताया, रिसेंटली विधायक महोदय मिले भी थे इस संबंध में शहर एसपी से, शहरी यातायात पर बात भी हुई। तो अभी पता पड़ा कि भाई जो बात हुई कि बैज लगाना और वर्दी, उस पर स्टे लिया गया है। बहुत विरोध किया इन्होंने, यूनियन ने। अब आप ये देखिए कि भाई ये तो नियम है कि आप सार्वजनिक परिवहन में जो ड्राइवर है उसको वर्दी और बैज लगाना अनिवार्य, उस पे स्टे लेके आ गए। तो या तो आपकी पैरवी में कमी रही स्थानीय प्रशासन की, या स्थानीय प्रशासन को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है
कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा जनता है लूटे पीटे उसके क्या लेना देना है? उसको, मतलब तो कहीं ना खाना कहीं पूर्ति करके खत्म कर देते थे। कहीं ना कहीं खाना पूर्ति नहीं सोचना होगा यहाँ के विधायक को, यहाँ के सांसद को, यहाँ के महापौर को, यहाँ के कलेक्टर को। ये 4-5 लोग हैं जो की पर्सन हैं। ये फिलहाल कोई योजना ला सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और यही की पर्सन 11 बजे बाद अल्टीमेटली किसी सरकार पर्यटक को- अगर अल्टीमेटली कोई सरकार पर्यटक- जो उदयपुर की कही जाएगी तो ये 4-5 लोग हैं। अगर कोई पर्यटक रात को 12 बजे आता है, किसी भी कारण से वो खुद का साधन लेके आ रहा है, अगर ट्रैफिक में फंस गया, गाड़ी खराब हो गई, किसी भी कारण से अगर वो रात को 11 बजे बाद आता है और उसको खाने के लिए कुछ चाहिए, तो आज उदयपुर के अंदर एक भी ऐसा स्थान नहीं कोई है नाइट मार्केट जो नहीं है। 20 किलोमीटर बाद में जाकर उसको हाईवे पे वो साधन मिल सकता है जहाँ वो खा सकता जबकि है। उदयपुर टूरिस्टिक पॉइंट है और सबसे ज्यादा यहाँ पर जो इनकम होती है टूरिस्ट से होती है, तो उसके लिए इस पर बहुत ज्यादा मंथन की लेकिन आवश्यकता है। यहाँ के स्थानीय प्रशासन को जो नाइट मार्केट है उसके बारे में सोचना पड़ेगा, और सोचना ये- चाहिए भी। ये पिछले खाली विगत- टूरिस्ट ही विगत नहीं, यहाँ 3 साल पे अब से। एजुकेशन हब भी बनता जा रहा है हमारा उदयपुर। तो कहीं ना कहीं रात को स्टूडेंट्स लोगों को भी कुछ चाय नाश्ते की जरूरत रहती ये है। इनकी जो प्रस्तावित योजना है वो पिछले 4-5 साल से हम सुनते हैं कि भी इस बारे में काम किया जा व्यवस्था ही हो रहा रही है, है। बट वो उसको प्रभावित रूप से काम सही है कि अब लोग ये नहीं सोचते हैं कि 5 साल 10 साल या 15 साल बाद लोग मुझे याद रखें। ये जो भावना है, वो जो याद रखने वाली भावना है, वो खत्म हो गई। याद रखने के लिए आपको काम करना पड़ता है। इन लोगों ने जो नेता अपने आप को ये मानते हैं कि बहुत बड़े आदमी हैं, मेरे को बड़ी कहते हुए लज्जा आती है कि ब्यूरोक्रेट्स उनको कुछ नहीं समझते हैं, कुछ नहीं, जीरो। हम समझते हैं उनको कि हमारे विधायक हैं, कि हमारे सांसद हैं, ये सम्मान अपन दे रहे हैं, ये लोग नहीं देते हैं। यहाँ के सांसद महोदय जो विधायक महोदय हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो उनके काम को ये पूरा करें, क्योंकि आगे उनको लीड फाइनली मोदी जी कर रहे हैं देश के होने के लिए। अब जैसे आपने बताया कि ब्यूरोक्रेट्स के जो है वो यहाँ के विधायक के और सांसद की भी नहीं सुनते हैं, तो क्या ऐसी IAS IPS लोग भी है या और भी जो भी संबंधित विभाग के आते हैं, कि क्या इनके ऊपर ऐसे किन लोगों का हाथ है जो यहाँ के इन लोगों को भी नहीं सुनते हैं, जो कि जनता के प्रतिनिधि चुन के आए, जनता के प्रतिनिधि चुन के आए, जनता ने उनको चुना है, उनसे उम्मीद रखी कि भाई ये हमारे काम को आगे करेंगे, हमारे शहर को, हमारे क्षेत्र को, हमारे समाज को इनके लिए कुछ करेंगे, इस उम्मीद के ऊपर उन्होंने उसको चुना। तो अब क्या ऐसी लोबी कोई जिसके ऊपर है कि किन लोगों का हाथ है तो ये इन लोगों को नहीं सुनता है, जबकि उनकी ड्यूटी बनती है कि इन लोगों की भी सुने और जनता के काम करें। आज एक साधारण नागरिक कहीं भी जाके नहीं लड़ सकता, और वो किस इंसान से, कैसे ऐसे विभाग से या कैसे ऐसे संगठन से उम्मीद करे और वहाँ जाके अपनी समस्या को बताए कि साहब मेरे साथ ही हो रहा है। आज पुलिस प्रशासन ले लो, पुलिस प्रशासन किसी की नहीं सुनता, आबकारी किसी की नहीं सुनता, है ना। तो ये इतने सारे ऐसे ऐसे विभाग हैं जिससे एक इंसान का, व्यक्ति का, एक नागरिक का रोजाना काम करता है, और वो रोजाना उनसे त्रस्त होके शाम को घर जाता है, जब इतना दुखी हो जाता है वो सोते समय सोचता है कि यार अब मैं क्या करूँ। इतने तनावपूर्ण माहौल के अंदर जब वो जीता है, आज वो चाहे प्राइवेट नौकरी के अंदर काम करता है, चाहे सरकारी विभाग के अंदर काम करता है, बट वो जब शाम को घर जाता है वापस अपने जॉब से, तो बहुत तनाव में जाता है। इस तनाव को मुक्त कौन करेगा? आज हम यहाँ बैठे इस चर्चा को कर रहे हैं, तो ये आखिर नैतिक जिम्मेदारी बनती किसकी है? आपकी बात को यही मैं कहता हूँ, जब चुनाव आते हैं तो नेता कहते हैं हम आपके ये काम करेंगे, ये करेंगे, नेता जीत जाता है, उसके बाद में पूछते ही नहीं। पूछते नहीं है। और फिर अभी चर्चा में ये बात हुई कि नेता नहीं करता तो कौन करेंगे, फिर कहते कि अपन को संगठन बनाना पड़ेगा, अपन को ही जागरूक होकर अपन को ही करना पड़ेगा। तो ये इसका ये समाधान बात क्या है? इसके समाधान कहाँ है? और और इलाज क्या, देखिए जो वर्तमान व्यवस्था तो ये है कि अगर किसी लोकल आदमी को कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले तो वो किसी अपने मोतबिर किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करता है कि जिसका लिंक किसी नेता से हो या किसी बड़े अफसर से हो, ठीक है, या पार्षद से हो, ठीक है। तो जो समस्याएं और जो काम की जो बातें हैं वो पार्षद से शुरू हो रही हैं या बड़े मोहल्ले के नेताओं से जो भी कनेक्ट हो रहा है, इस तरीके से जो कम्युनिकेशन चैनल बना हुआ है। आज का जो हमारा जो परिचर्चा है, जो जनसंवाद है, इसका जो चर्चा का विषय ही अब मेरे ख्याल से यही रहा है कि भाई उदयपुर की ज़रूरतें क्या और उदयपुर की उन ज़रूरतों को इम्प्लीमेंट कैसे करवाया जाए, वर्तमान में क्या हो रहा है। तो धीरे धीरे चेंज आ रहा है। 5 मुख्य ज़रूरतें उदयपुर की क्या हैं जिनसे मतलब जो जनता परेशान है, या जनता के हित में 5 ऐसी बातें क्या हैं जो आपकी नज़रों में हैं जो? देखो, इसके ऊपर तो अपनी लगभग चर्चा हो चुकी है, क्योंकि आपने भी जैसे बताया, जैसे पेयजल की व्यवस्था है,
यातायात। यातायात की व्यवस्था है, ये रात को जो खाना वगैरह नहीं मिलता है हाँ। इसकी व्यवस्था है। कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं जो बिल्कुल सामने हैं, बिल्कुल सामने हैं और सब लोग जानते हैं कि भाई ये मुद्दे हैं, उनके ऊपर तो कार्य करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो सरकार चुन के आए या नहीं आए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ख़ास तौर से आप कहते हैं विकास हो रहा है, इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन विकास कैसा हो रहा है मैं उसका बहुत बड़ा उदाहरण बताता हूँ। अभी जो विकास हो रहा है वो ये हो रहा है कि किसी काम को बिगाड़ो और फिर पैसे कमाओ। मेरा आपको और उसका उदाहरण देता हूँ। तो उदाहरण आयड वाला है। आयड वाला है, मैं आपको और बताता हूँ कि अभी नेहरू गार्डन में काम चल रहा है, अच्छा। करोड़ों रुपए आए और 5 साल पहले जब मैंने RTA में इनको पूछा कि आपने 3 फीट पार्टी क्यों लगाया, तो उन्होंने कहा कि जनता के मनोरंजन के लिए पानी का बहाव देखेंगे, फुहारे देखेंगे, और वो एक सामान्य आदमी भी जानता है कि पानी का लेवल इतना है तो उसका आउटलेट जो रखा है उस हिसाब से रखा है। अब इन्होंने 3 फीट पार्टियाँ लगा के वो सारा पानी नेहरू गार्डन भर दिया। तो नेहरू गार्डन को इन्होंने विकास के बजाय उसका विनाश किया और अब करोड़ों रुपए इसलिए कि वो करोड़ों रुपए आएंगे। विकास ये हो रहा है और सारी बंशियाँ गिर गई, दीवारें डस गई बहुत, और उसमें करोड़ों रुपए इन्होंने मरम्मत के नाम पे मांगे। ठीक है ना, ये विकास नहीं है। अपन कह जरूर रहे हैं कि विकास हो रहा है, कुछ नहीं। विकास ये है कि नीचे मिट्टी और ऊपर सीमेंट हो रहा है। आप और दूसरा बताओ, आप एक ही सड़क पे एक साल में 5 बार डिवाइडर बन रहे हैं। कभी छोटा हो गया, कभी बड़ा हो गया, कभी ऊंचा हो गया, कभी नीचा हो गया, कभी पत्थर लगा दिए, कभी टाइल्स लगा दी, कभी जाली लगा दी। कि आप अपने सुझाव बताएं कि पिछला कार्यकाल और आने वाला कार्यकाल है उसके बारे में। आप उदयपुर क्षेत्र से लेकर उदयपुर के जो भी अपना नगरीय समस्या है, क्षेत्रीय समस्या है, सामाजिक समस्या है, उसके बारे में आप लास्ट कमेंट देते आपका व्यू। मेरा आप विराम देते हैं। छोटा सा मंथन है कि मैं छोटा सा बड़ा उदयपुर में हूँ। उदयपुर टूरिस्टिक पॉइंट है और जिलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है, इसमें 2 राय नहीं है। मैंने जब जिलों की नगरी के बारे में देखा तो इंदौर भी जिलों की नगरी के नाम से फेमस है। वहाँ पर जिलों में इतने क्रीड़ा स्थल हैं, इतने गेम खेले जाते हैं कि उनके माध्यम से नई नई प्रतिभा को तराशा जाता है। तो हम क्यों ना अपने उदयपुर की जिलों को इसमें ले सकें और इनके माध्यम से नई प्रतिभाओं को निखार सकें। क्योंकि आज देखें तो प्रतिभा के माध्यम से आज हरियाणा कई पदक के नाम पर आज अपनी सिटी का एक बोलबाला करता है और कई इसमें प्रतिभा निखर का सामना आती है और हरियाणा का और देश का नाम भी रोशन करती है। तो मेरा ये मानना है कि उदयपुर में जिलों की नगरी है तो इसको लेकर भी नई प्रतिभा के लिए कुछ ना कुछ प्रयास किए जा सकते हैं। जब तक उन पुलिस की समस्याओं का अपन समाधान नहीं करने नहीं है। आज आता चुरा में पुलिस वाला पकड़ लेता, कागज निकल, कागज के नाम पे कोई लूट मार चालू हो जाए। इन चीज़ों को देखेगा बदनाम हो रहा है। मैंने होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष से बात की, इन चीज़ को देखो, सूरजपुर चौरा उदयपुर आगे ये क्या हालत है। टूरिस्ट क्यों आएगा फिर आपके यहाँ पे जब पुलिस उसको इस तरह से परेशान करेगी। ये छोटी छोटी समस्या है जो एक पता पड़ता है कि ऐसे इतना नुकसान होता है। तो इन चीज़ों को अपन को देखना पड़ेगा। एक मंच पर आकर अपन सभी साथ चल के जो इससे संबंधित अधिकारी है हम उनसे इस बात को लेकर इसका तुरंत समाधान करवाना चाहेंगे। तो मैं भी समर्थन करता हूँ उनकी बात का। वैसे समस्या तो सारा अपन डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारी समस्या है, सब देख ही रहे हैं। मैं भी गोवर्धन विलास से, सेक्टर 14 से सिटी में आता हूँ, मैं पारस में आता हूँ, जो गुजरात के नंबर की गाड़ी आई पुलिस वालों ने रोकी। तो वास्तव में टूरिस्ट को इतना परेशान करना भी ठीक नहीं कि टूरिस्ट से ही उदयपुर जिलों की नगरी है, इसका विकास ही उसी से होता है। टूरिस्ट आएगा तो ही यहाँ के सारे जो नौकरी धंधे कर रहे हैं उनको धंधा भी मिलेगा, नौकरी भी मिल रही है। लेकिन वास्तव में बात अल्टीमेटली घूम के वहीं आ जाती है। इसके लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत तो है ही है। अगर नहीं कर रहा, चाहे वो नेता हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी कोई अधिकारी है, तो एक बार 2 बार नहीं कर रहा तो बार बार जाके उसको भी पकड़ने की जरूरत है। उदयपुर में एक बात बताता हूँ कि मेरे अंदाज से उदयपुर में जितने पब्लिक के हिसाब से अन्य शहरों में जो गाड़ियाँ हैं ना, उससे उदयपुर में ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। एक घर में 5 गाड़ी है, ठीक है सर। और जहाँ मर्जी चाहे वहाँ पार्किंग है। आज आप एक स्कूटी लेकर जाएँ बाजार में, आप खड़ी नहीं कर सकते, कोई जगह ही नहीं है। और हर मैंने RTO को लिखा है, आप देखिए जहाँ भी सड़क का यूँ घुमाव है
वहाँ पे लोग गाड़ी पार कर देते हैं, तो आगे आने वाले आदमी को यूँ होकर जाना पड़ता है, और सामने गाड़ी आती है, निश्चित रूप से टक्कर होती है। तो अब ये जो सर्टिफिकेट के साथ आरसी दे रहे हैं कि आपके पास में पार्किंग की जगह है, तो ये आपको आरसी मिलेगी, तो ये नियम कहाँ गया? इस नियम को लागू करना चाहिए ताकि कम से कम गाड़ियों की लिमिट तो रहे। या नहीं होगा तो क्या, जैसे मेरे को 4 गाड़ी रखनी है, तो मैं कहीं ना कहीं ऐसी पार्किंग की व्यवस्था करूँगा कि भाई मेरा कोई आप रिश्तेदार हैं या आप मेरे मिलने वाले हैं, आपकी यहाँ जगह है तो आप गाड़ी खड़ी करूँगा, कम से कम गाड़ी अंदर तो चली जाए। दूसरा, उदयपुर में इनको किसने अधिकार दे रखा है, लाइसेंस दे रखा है? आज हर मोहल्ले में कार बाजार है, देखा होगा, 25 कारें खड़ी है मेन रोड पे, और रोड को ऐसी रोक रखी है अगर आप ध्यान से नहीं निकलो तो बढ़ जाओ। परिवहन के मामले में भी बहुत भारी समस्या है, तो ये निपटा नहीं निपटती है तो आने वाला हर आदमी परेशान होता है। आज कोई आदमी आपका रिश्तेदार जोधपुर से आ रहा है, आपको फ़ोन किया, सुखेर आ गया हो साहब, अरे खुश होंगे अपना यार सुखेर आ गए, सुखेर से यहाँ घर आने में 3 घंटे लगते हैं, क्या हुआ साहब जाम है? सही बात है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके ऊपर अपने को चिंतन करना चाहिए। उदयपुर में ट्रैक्टर चल रहे हैं, किसी ट्रैक्टर के ऊपर ब्रेक लाइट है, कोई उनको चिन्ह लगा रखा है, कोई नंबर है, पीछे ट्रॉली लगी हुई है, आए दिन मतलब ट्रक 15-15 साल के छोरे चला रहे हैं ट्रैक्टर और भगा रहे हैं, कोई भिड़ गया तो भिड़ गया, लट गया, तो इनकी भी व्यवस्था करो ना आप। इसके लिए मैंने लिखा है, कोई जवाब, उन्होंने क्या किया, 10 ट्रैक्टर वालों के चालान बना दिए। अरे वो तो तुम पैसे कमा लिए तुमने, निवारण थोड़ी हुआ। 10 आदमी को चालान बनाना कोई निवारण नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि उदयपुर शहर पर्यटकों की वजह से ही ज़्यादा विकसित हुआ है। पिछले लगभग 25 से 30 साल के अंदर जो पर्यटकों के अंदर साल दर साल वृद्धि हुई है, उसकी वजह से उदयपुर की सुंदरता, आर्थिक व्यवस्था सारी काफ़ी मजबूत हुई है। तो जो भी दार्शनिक स्थल है पर्यटकों को लेके, चाहे वो मंदिरों के रूप में हो, चाहे घूमने फिरने की झीलों को लेके हो, जैसा भाई साहब ने बताया था कि झीलों के अंदर ऐसा होना चाहिए, ऐसी कोई योजना सरकार को, जो आगामी सरकार, जो आने वाली सरकार है, उसके जो भी सांसद बने, जो भी विधायक हैं, उनको ऐसी कोई योजना लानी चाहिए जिससे शहर का विकास हो, शहर की जनता को जो मूलभूत समस्या उनसे उसका तो निवारण करने के साथ में ऐसा कोई प्रयास करना चाहिए जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध हो, बिजनेस व्यवसाय उपलब्ध हो। इसके ऊपर भी विशेष ध्यान करना चाहिए, और जो पर्यटकों को विशेषकर कम से कम मुसीबतों का सामना करना पड़े, चाहे वो ट्रैफिक वालों को लेके हो जाए, चाहे भोजन व्यवस्था को लेके हो जाए, चाहे ठहरने की व्यवस्था को हो जाए, जो भी उनकी समस्या है उनका निवारण उनको तुरंत से करना चाहिए, ताकि उदयपुर शहर का नाम जो विश्व के अंदर 6-7वें नंबर पर अक्सर आता है, सालाना रेटिंग के अंदर आता है, वो अच्छा ऊपर जाके दूसरे नंबर, प्रथम नंबर पर आए। ऐसी कोई योजनाएं, ऐसी कोई कार्यशैली, ऐसी कोई उनकी भावना मन में रहे जिससे उनको आगामी इसको बढ़ा। मैं यही चाहता हूँ। यहाँ का आदमी शहर को कनेक्ट करता है। शहर का मतलब उदयपुर से अगर मैं बात करूँ, उदयपुर को जीता है, उदयपुर को कनेक्ट करता है, और कहीं ना कहीं सोचता है कि ये जो छोटी मोटी अव्यवस्थाएं फैली हुई है, इसको किस तरीके से सुधारा जा सके। सामूहिक प्रयास रहेंगे सांसद महोदय के साथ में, जो उदयपुर के जो विधायक महोदय हो गए, उदयपुर के जो दूसरे बड़े अधिकारी हो गए, यहाँ के डॉक्टर्स हो गए, यहाँ के दूसरे प्रोफेशनल्स हो गए, किस तरीके से हम उदयपुर को और बेहतर बनाने का प्रयास करें। यहाँ का जो हमारा जो शहरी जीवन है, इसको कैसे और उम्दा बनाया जाए, पर्यटन को कैसे और बढ़ाया जाए, और सबसे अहम बात, इन सब परियोजनाओं में जनता से जुड़ा जन संवाद, जन सहभागिता। आप कोई परियोजना, कोई योजना लेके आ रहे हैं तो आप जनता से उसके व्यूज़ लें, जनता से कनेक्ट करें, जनता क्या सोचती है, उसके बाद उन परियोजनाओं को अमली जामा पहना है। ऐसा इन सब हमारी चर्चा में अभी तक उभर के आया है, एक सामूहिक मत है। आने वाले सांसद साहब को शुभकामनाएं हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपके निर्देशन में उदयपुर बेहतरी की और बेहतरी के सोपान पर आगे बढ़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी का भी धन्यवाद।